नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। 28 फरवरी 2026 को एक जंग शुरू होती है। इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला करते हैं और पहले ही दिन उनके सुप्रीम लीडर को, यानी कि जो ईरान को चला रहे थे, उनको ही मार दिया जाता है और उनके साथ आला अफसर जो ईरान की देखरेख करते हैं, हर जगह जिनका दखल होता है, उन सबको शहीद कर दिया जाता है। ऐसा लग रहा था कि पहले दिन किसी राजा को जब मार दिया जाए तो सेना तितर बितर हो जाती है, लोगों में बगावत हो जाती है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। यही सोचकर शायद हमला किया गया था इजराइल और अमेरिका ने, लेकिन 20 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, पूरा महीना ख़त्म होने वाला है, ऐसा कुछ हुआ नहीं और बल्कि अब उल्टा होता जा रहा है। कल तक जो महाशक्ति अपनी शक्तियां दिखा रही थीं, आज वो गिड़गिड़ा रही हैं और ऐसी नौबत आ गई है, अमेरिका और इजराइल के बीच भी टकराव दिखने लगा है। इसको अंतर्राष्ट्रीय मीडिया किस तरह से देख रहा है, इसका असर भारतीय बाजारों पर क्या पड़ रहा है, इन सब को समझने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे साथ भाई जी हैं जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, आम आदमी की बात करते हैं। इस युद्ध को आम आदमी किस नज़र से देख रहा है, इस युद्ध में जो सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी का हो रहा है तो वो एक आम आदमी का ही हो रहा है। आप देख सकते हैं कि देश के, दुनिया के, अपने देश की ही बात करें कि अलग अलग जगह पर आपके एलपीजी के लिए लाइनें लगी हैं। सिलेंडर जो 14 किलो होता था वो 10 किलो मिलने लगा है और भी चीज़ें, महंगाई हो रही है। अभी कह रहे हैं कि 5 राज्यों में चुनाव हैं तो शायद पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन आने वाले वक्त में अप्रैल जब खत्म होगा शायद इसका भी असर पड़ेगा। तो आइए समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस युद्ध को किस तरह से देखा जा रहा है। और जैसा कि हमने बताया कि जो दो महाशक्तियां थीं वो क्या अब आपस में आमने सामने आ गई हैं, यानी कि इजराइल और अमेरिका अब टकराव के बीच में आ गए हैं। और ये जो 5 दिन ट्रंप ने मांगे हैं, क्या ये वास्तव में 5 दिन युद्ध रुका है या होता रहा है, इसको समझते हैं। आइए भाई जी से। भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया दा स्वतंत्र के लिए वक्त निकालने के लिए। आप बराबर खबरों के साथ जुड़े रहते हैं। इस युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया किस तरह से बता रहा है और क्या क्या डेवलपमेंट वो आपको बता रहा है? भाई देखिए हैदर मियाँ, हम तो आपको सिर्फ एक बात बताते हैं कि हम बुद्ध के कंट्री के हैं जहाँ पे कहा जाता है लिव एंड लेट लिव। हम लोग जो हैं बिल्कुल भी हिंसा के फेवर में नहीं है, हमेशा खिलाफ हैं। और देखिए चक्कर क्या हो रहा है इस टाइम मीडिया के हिसाब से, हम आपको बताते हैं कि आपको ये तो बताया जा रहा है कि आपका अमेरिका के 13 आदमी मरे हैं और 200 आदमी जख्मी हुए। आपको ये बताया जा रहा है इजराइल के 19 आदमी मरे हैं और कुछ जख्मी हैं जिनकी डिटेल नहीं दी जा रही। मगर जबकि आपका ये लोग जो हैं सब जगह अटैक कर रहे हैं, ईरान के ऊपर, हमास के ऊपर, हिजबुल्लाह के ऊपर, सब जगह चारों तरफ अटैक कर रहे हैं, मगर उनके मरने की डिटेल, कितने आदमी मरे हैं, क्या हुआ है, किसी मीडिया में आपको नहीं मिलेगी। जो कि इससे ये पता चलता है कि पूरे वर्ल्ड के मीडिया को इन लोगों ने कंट्रोल कर रखा है। और भाई हमारे मुल्क के अंदर तो अभी आप ये देखिए, कुत्तों के जो काटने कूटने के वो आ रहे थे तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया उनको भी नहीं मारा जा सकता, हम तो जानवरों तक को इंपॉर्टेंस देते हैं। मगर आप ये देखिए कि वर्ल्ड के अंदर आदमियों को जानवरों से भी बदतर तरीके से मारा जा रहा है। आप हमास में देखिए, कोई हिसाब नहीं है कि पूरा आपका ये समझिए वहां का गाजा का पूरा सिस्टम ही बिगाड़ के रख दिया उन्होंने। लिबनान को देख लीजिए, दूसरी कंट्री है। सीरिया को देख लीजिए, सीरिया को निपटा दिया इन लोगों ने।
अब आपका ये ईरान के ऊपर हल्के हल्के इन्होंने ये काम शुरू तो करा था, देखिए सद्दाम को लिया, फिर आपका गद्दाफी को लिया, फिर वेनेजुएला वाले सबको लेते ले चले आ रहे हैं ये लोग। वही वो जैसे पुरानी एक कहावत है कि माइट इज राइट, तो अमेरिका की सिर्फ वही फर्स्ट के साथ साथ एक ये भी उसकी वो है कि हमारे पास माइट है तो हमारा हर चीज में राइट है। ना यूएनओ की चलने देंगे, ना वर्ल्ड की किसी फोरम की चलने देंगे। अब ये तो अमेरिका की थिंकिंग है। अब आप ये समझिए हमारी थिंकिंग, हम जो विश्व गुरु थे और विश्व गुरु हैं, हम लोगों ने वर्ल्ड को एक दिया था कि हम नॉन अलाइन हैं। नॉन अलाइन का मतलब ये है हम किसी के साथ नहीं खड़े, हम सबके साथ खड़े हैं। अगर जो युद्ध हो रहा है तो हम किसी एक पार्टी के साथ नहीं है। तो हमने एक ये नॉन अलाइन का बहुत बड़ा वो बनाया था। आपका सादात जो थे वहाँ के मिस्र के जो थे, और नासर, और आपका यूगोस्लाविया के टीटो, इनके साथ मिलके आपका नेहरू जी ने ये शुरू करा था। और ये इतना बड़ा फोरम बन गया था, इतना बड़ा फोरम बन गया था। मगर जब से ये आपका रशिया और अमेरिका के अंदर पोजीशन वीक हुई थी रशिया की, तो उस टाइम इसकी सिग्निफिकेंस खत्म हो गई थी। लोग बाग ये सोचते थे कि अब इसकी कोई वैल्यू नहीं रही। मगर मैं समझता हूं कि हमारी जो सिद्धांत थे उसकी वैल्यू आज भी स्टैंड कर रही है। क्योंकि आप सब में बड़ी बात तो आप ये देखें कि अगर जो आप पार्टीजन होते हैं, किसी भी साइड का आप पार्ट प्ले करते हैं, तो आधे वर्ड से तो आप जब ही कट गए जो दूसरी अपोजिट वाले हैं। तो आप अपने आप को क्यों बांट रहे हैं, जबकि हम जिस चीज के अंदर विश्व गुरु थे हमें रहना चाहिए। और देखिए एक्चुअली ऐसा है कि हम लोगों ने कभी भी हिंसा का साथ नहीं दिया और हमें ना ही देना चाहिए। क्योंकि अगर जो हम हिंसा की साथ देंगे तो अल्टीमेटली भैया ये कहा जाता है, देखिए कि गुस्से में कोई भी डिसीजन लिया जाए तो वो नुकसानदेही होता है। और ट्रम्प साहब जो है, मैं तो कहता हूं दुनिया के एंग्री मैन है। अब जब एंग्री मैन कोई डिसीजन लेगा तो वर्ल्ड को तो नुकसान पहुंचे ही पहुंचेगा। इसलिए भैया ये कहा जाता है कि गुस्से में बुद्धि जो है सही काम नहीं करती। ऐसा आप ये समझिए माइंड जो है बहुत कम काम करता है, तो वही डिसीजन लग रहा है। और मैंने तो पिछली बार आपसे कहा भी था कि अब की बार इजराइल और अमेरिका ने ये स्टेप उठा के गलत किया है। क्योंकि देखिए सब में बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है। आप कंट्रीज खत्म कर सकते हैं, सिविलाइजेशन नहीं खत्म कर सकते। आप अगर जो ये सोच रहे हैं कि आप किसी भी उसको खत्म कर देंगे, रिलीजन को या किसी सिविलाइजेशन को, तो ये पॉसिबल नहीं है भैया। ये आपका बहुत जबरदस्त दिल की आवाज होती है, ये इसको आप नहीं दबा सकते, कुछ भी कर लीजिए आप। देखिए इजरायली को मैं इजरायली का एक आपको मसला वो देता हूं बड़ा इंटरेस्टिंग, कि 1,20,00,000 थे। हिटलर ने आपका सरीन गैस के अंदर इन लोगों को 60 लाख यहूदियों को मारा। और वो जो यहूदी जो वहां पे उस टाइम मारे गए, तो वो समझिए पूरे यूरोप से ट्रेनें भर भर के आ रही थी, सील्ड ट्रेनें थी, और वो गैस चैम्बर के सामने आके रुकती थी। उन्हीं लोगों से आपका कब्रें खुदवाई जाती थी। जो अंदर मरे हुए होते थे उनको डलवा के उन पे मिट्टी डलवाई जाती थी, और जो ट्रेन में आते थे उनको चैम्बर में डाल के फिर से सरीन गैस छोड़ देते थे। तो अब आप ये समझिए 1,20,00,000 में से 60 लाख आदमी मर गए और 60 लाख बचे। मगर उसके बाद आप ये देखिए कि कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि करने वाले कौन थे? यही लोग थे। मगर इन्होंने देखिए आपका इन्हीं की पॉलिटिक्स चल रही थी वर्ल्ड में, मगर इन्होंने उस पॉलिटिक को, उस नफरत को फिर इन्होंने आपका मुस्लिम्स के वर्ल्ड के अंदर ला के वहां पे इजराइल बना के इनके साथ लगा दिया। वही जैसे कहा जाता है हमेशा वर्ल्ड के अंदर कि भैया डिवाइड एंड रूल। हर जगह इन लोगों ने जहां भी रूल करा है वहां पे इन्होंने डिवाइड और रूल ही, मतलब डिवाइड करके ही रूल किया है, जो कि मैं समझता हूं कि ये बहुत ही गलत स्टेप है और इससे इनको नुकसान ही होगा, ऐसा इसके फायदा नहीं। और दूसरा मैं आपको एक बात और बताऊं कि अब की बार इस लड़ाई के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताता हूं। वॉरेन बफेट कहा करते हैं कि भैया टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड मत करो, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर जो एक बार फेल हो गई तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है।
जो नई टेक्नोलॉजी है उसकी वैल्यू है। तो अब की बार इस लड़ाई के अंदर अमेरिका के जितने भी वीपन्स हैं, जितने भी हथियार हैं, वो सब के सब खराब हो चुके हैं, वो फेल हो चुका। तो उस टेक्नोलॉजी की भी वैल्यू नहीं रही, इजराइल की टेक्नोलॉजी की भी वैल्यू नहीं रही। अब लोग बाग जो है इस टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जाएंगे, दूसरी टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे। अब जब दूसरी टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे तो अब आप खुद ही सोच लीजिए कि अमेरिका का इकोनॉमिकली, अमेरिका का जो माइट इज राइट है, वो हर तरीके से अमेरिका को लॉस ही लॉस है। मैं तो ये समझता हूँ भाई जी, ये जो अभी इतना लंबा युद्ध हो गया है जिसमें अब जो छन छन के बातें आ रही हैं, पहला तो ये कि अमेरिका कह रहा है कि जैसे ओमान मध्यस्थता कर रहा था और अमेरिका और ईरान के बीच में बात चल रही थी न्यूक्लियर को लेकर, और बात आखिरी स्टेज पर थी, उसके बीच में इजराइल ने अमेरिका को बिना बताए ये हमला कर दिया गया है। फिर इजराइल कह रहा है कि अमेरिका रोक रहा है तो हम उसको नहीं मानेंगे। तो ये जो टकराव है इसको किस तरह से देखा जाए और समझा जाए? भाई देखिए, मैं तो इसके मामले में आपको एक बात कहूँगा, जब आपका इराक के ऊपर हमला हुआ तो उस टाइम ये कहा गया था कि साहब ये तो बहुत ही ख़तरनाक हथियार बना रहे हैं और इससे पूरे वर्ल्ड को ख़तरा है। मगर बाद में मारने पीटने के बाद पता चला भैया कुछ भी नहीं, इन्होंने तो सिर्फ वही वाली बात है कि आपका उसका तेल कैसे निपटाएं, कैसे बांटे, जितने भी लड़ने वाले थे, जितने भी अटैक करने वाले थे, यानी कि आपका अली बाबा और उसके साथी, उन सब लोगों को आपका ये समझिए बूटी मिल गई थी तेल की शक्ल में। भाई आपका इंग्लैंड, ये नाटो कंट्रीज जो थी, जो इन्होंने मिलके साथ में अमेरिका के करा था, उनको इसका बेनिफिट पहुंच गया था और आज तक उनको बेनिफिट पहुंच रहा है। तो हर जगह वेनेजुएला को देख लीजिए, वेनेजुएला का प्रेसिडेंट उठा के अमेरिका को क्या मिला? तेल मिला। तो अमेरिका तो वर्ल्ड के अंदर दादागिरी भी जो कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, वो सिर्फ उन्हीं के पैसे से, दूसरे के पैसे से, अपना पैसा तो यूज ही नहीं करता है। ये तो आप ये समझिए वर्ल्ड को सोचना चाहिए कि भैया हो क्या रहा है। और अगर जो सब मिलके नहीं खड़े हुए तो हल्के हल्के नंबर सब काम है। ये तो वियतनाम से, जापान से, आप ये देखिए कब से शुरू हो रहा है, जब से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई, फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड हुई, इन लोगों का सबका गेम चल रहा है। अब इस गेम के अंदर जो जो शामिल है, तो भैया आपने इसको माइट इज राइट वाला पोजीशन पे ले आए थे। अब ये जो है, क्योंकि कहा जाता है कि भैया ऐसा है कि देखिए कभी किसी ना किसी को, शेर को, सवा शेर को, ऐसा वो जो है एक छोटी सी चीज भी हरा देती है। जैसे हाथी को कहा जाता है कि चींटी भी नुकसान पहुंचा देती है। तो ईरान तो चींटी के बराबर है इन लोगों की, मगर ईरान ने हाथी को गिरा दिया। अब ये सब लोग एहसास करेंगे कि पहली बार जिसको ये सोचते थे कि भैया इसको कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता, और वो भी इसी अहंकार में था कि भैया हमें कोई दुनिया में कुछ नहीं कह सकता, जो हम चाहेंगे ऐसा वो करेंगे। और सारे पैसा भी, फंड भी यही लोग दे रहे थे। आज आप देखिए जिन कंट्रीज ने उसको पैसे दे दे के अमेरिका को, यूएई ले लीजिए, कतर ले लीजिए, ओमान ले लीजिए, कोई आपका हवाई जहाज दे रहे हैं ट्रम्प साहब को 5 स्टार से भी बेटर, कि लो जी आप इसमें घूमते फिरो। कोई कुछ कर रहा है, सऊदी अरब कह रहा है कि लो साहब आप मेरा सारा पैसा आपके यहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं चाहिए, क्योंकि इस्लाम के अंदर इंटरेस्ट होता ही नहीं, लेते ही नहीं। तो इसलिए वो अमेरिका के पास वो कहाँ पेट्रोल डॉलर जितने भी है, जितना भी पैसा आपका समझिए तेल बिक रहा है, उसका सारा पैसा अमेरिका के पास है। तो वो तो किसी को कुछ भी नहीं दे रहा है, ना इंटरेस्ट दे रहा है, ना कुछ दे रहा है। इन्हीं का जूता इन्हीं का सरकार रखा है, इन्हीं को मार रहा है, लोग बागोई से लेता है, लोग बागोई को नुकसान पहुंचा रहा है। मगर पहली बार लोग बागों को वर्ल्ड में ये पता चल गया कि भैया नहीं, शेर को सवा शेर मिलता है ऐसा। तो अब की बार उसको ये पता चल गया कि अब उसकी दादागिरी, उसकी माइट नहीं चलेगी। और इसी वजह से आप एक बात ये देखिए, इजराइल और अमेरिका के अंदर, दोनों के अंदर आपस में ही फूट पड़ गई है। आज इजराइल ये कह रहा है कि साहब जो भी डिसीजन है मिल के लिया गया है। वो कह रहा है कि उन्होंने हमारे से नहीं पूछा। तो वही वाली बात कि भैया सच तो अब ये आएगा ही नहीं, बताना ही नहीं चाहते, हर बार झूठ बोल के करते हैं, क्योंकि सच को आँच नहीं होती ऐसा। और झूठ को प्रूफ किया नहीं जा सकता, क्योंकि झूठ बोलते रहो, जैसे कहते हैं ना कि ज़बान खल्क को नकारा है खुदा समझे।
तो आप ये समझिए वर्ल्ड के अंदर मीडिया इनके पास है, मीडिया जो जो दिखलाया जा रहा है, पब्लिक सोच रही है कि नहीं साहब ये सही है। मगर हालांकि ये पब्लिक को सोचना चाहिए कि भैया मीडिया को भी मैनिपुलेट किया जा रहा है हर जगह, जैसे हर जगह शार्क है। आप ये समझिए मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर शार्क्स बैठे हैं, कंट्रीज के अंदर जो है वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के अंदर महाशार्क बैठे हैं कि वो अपने बेनिफिट के लिए कि कहाँ किसको नुकसान पहुंचाओ, कहाँ क्या करो, किसके साथ। हम लोगों ने तो ये करा ही नहीं था, हमने तो नॉन अलाइन करके हमने कहा भैया हम सबके साथ खड़े हैं और हम विश्व गुरु हैं इसमें, और हम मानते हैं आज भी हम विश्व गुरु हैं इसी बात में, नॉन अलाइनमेंट में कि हम किसी के साथ नहीं है, हम सबका साथ है। आप सबका विश्वास भी हमारे ऊपर है जो कि जरूरी है। हाँ, पर अभी हम लोगों का रुझान मल्टी अलाइनमेंट की तरफ जा रहा है, हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन हम लोग ये भी समझेंगे कि एक युद्ध तो मैदान में लड़ा जा रहा है जो मिसाइलों के तहत लड़ा जा रहा है, जिसमें आपने देखा कि पहले जो 13 दिन का युद्ध था उसमें ईरान ने पहले अपने ड्रोन छोड़े और जो उनके इंटरसेप्टर जो रोक सकते थे उन लोगों ने ईरान के ड्रोन को हटा दिया, मार गिराया। लेकिन वक्त के साथ शायद जो रोकने वाली क्षमता थी वो कम होती जा रही है और हमने देखा कि इजराइल के न्यूक्लियर तक की मिसाइल पहुंच चुकी है। तो एक दूसरा जो जंग होती है हमेशा जो जंग के मैदान में वो नैरेटिव में होती है कि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। तो भाई जी अब की इस जंग में एक ये भी डिफरेंस लग रहा है कि जो अमेरिका या मीडिया या इजराइल नैरेटिव सेट कर रहे थे, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में भी उन्होंने कहा कि वो सब शिपों को रोका जाएगा, किया जाएगा, तब एकदम से ईरान का बयान आ गया केवल अमेरिका और इजराइल की शिपों को रोका जाएगा, सबकी इजाजत है। तो इस बार वो नैरेटिव में भी पीछे हट रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि ये दोनों महाशक्ति अपने फायदे के लिए सिर्फ ये युद्ध करा रही हैं। देखिए साहब, मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे यूक्रेन वॉर चल रही है तो अमेरिका का आप ये समझिए प्रॉक्सी वॉर है, यूक्रेन को उसने सामने रख रखा है, रशिया से लड़ाया जा रहा है। अब की बार रशिया और चाइना ने ईरान को सामने लाके, अब आप ये समझिए उन दोनों की प्रॉक्सी वॉर है, इसमें ईरान सामने है और उन दोनों को, अब आप ये समझिए कि भाई चींटी को भी तो ताकत के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो उसके पीछे भी ताकत है, उसके पीछे भी टेक्नोलॉजी है। जो अब आप ये समझिए कि अमेरिका जो अपने आप को ये कहता था कि मेरे पास तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि मेरा को कोई तोड़ देख कर ही नहीं सकता, तो भैया हो गया ना उसका तोड़। तो इसका मतलब पीछे बिहाइंड द कर्टेन कोई ना कोई तो है, ये अमेरिका को समझना चाहिए। अब दूसरा आपने जो क्वेश्चन किया इसका हॉर्मोज का, तो देखिए उसके अंदर एक सब में बड़ी बात क्या है कि ये लोग इस तरह की स्ट्रेटेजी लेके चलते हैं जिसमें सब मुल्कों को ऐसा लगे कि भैया हमारे फायदे की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा साहब हॉर्मोज को हम बिल्कुल ऐसा कर देंगे कि इंटरनेशनल रूट बन जाएगा। अब हालांकि सही मायनों में इंटरनेशनल रूट के लिए नहीं वो कर रहे हैं भाई। अमेरिका का आप ये समझिए इस टाइम वर्ल्ड के ऊपर 60% ऑयल के ऊपर तो उसका कब्जा है, जैसे वेनेजुएला वगैरह और ये सब जगहों पे। ईरान को भी वो लेके वो 75% वर्ल्ड एनर्जी के ऊपर कब्जा करना चाह रहा था। और अब ये सारी कंट्रीज को एहसास होने लगा कि भैया अगर जो ये काम करोगे तो ये आपका जो अमेरिका है ये आपको तेल भी पता नहीं किस रेट पे बेचेगा, क्योंकि ये अपनी वॉर को और अपनी सारी चीजों को फंड तो करेगा कहां से? तो जो उसके अंडर में है, जो उसके पास आ जाएगी चीज उससे फंड करेगा, वो अपने पैसे वसूल करेगा। तो अब की बार देखिए नेटो कंट्रीज भी पीछे हट गई। जैसे आपका स्पेन ने तो कहा कि भैया ये लड़ाई बेकार है, आपने किस बात की लड़ाई लड़ी। फ्रांस और आपका समझिए जो इंग्लैंड है वो ये कह रहे हैं भैया हमारे ऊपर तो डायरेक्ट अटैक नहीं हो रहा, हम क्यों इसमें इन्वॉल्व हो। तो अब एक थोड़ा सा जर्मन साथ था, या आप कह लीजिए इजराइल बहुत साथ था, मगर अब वो लोग भी जर्मन भी एहसास करने लगे। यूरोप तो आप ये समझिए पूरा का पूरा ये एहसास करने लगा कि भैया अब हम बदनाम होने से ज्यादा हमें इस लड़ाई में कुछ नहीं मिलेगा। अब बस एक आप ये समझिए कि उनका लॉयल एलाई जिसको आप कह लीजिए इजराइल, और जो वर्ल्ड के अंदर सही मायनों में हमेशा से नुकसान पहुंचाता रहा, जिस दिन से क्रिएट हुआ है उसकी एक्सपेंशन थिंकिंग है। वो ये कहता है कि भैया नाइल से लेके यूफ्रेट्स तक, बल्कि अब तो वो ये कहता है कि सऊदी अरब ईरान ये सारा का सारा
इजराइल, ग्रेटर इजराइल होना चाहिए। तो भैया ग्रेटर अगर जो इजराइल होगा तो आप ये समझिए वर्ल्ड के अंदर 1.5 करोड़ या 1 करोड़ आदमी इतने बड़े हिस्से के ऊपर मालिक बनेंगे, तो ये तो नहीं पॉसिबल है। तो ये तो आप ये समझिए बहुत बड़ी गलत थिंकिंग थी इन लोगों की और गलत प्लानिंग थी, और वो प्लानिंग अब की बात सबके सामने आ गई। भाई जी, इस युद्ध में एक मिडिल ईस्ट के बारे में भी शायद चर्चा हो रही है, उनके बारे में भी लोग अब ये सोचेगा, शायद मिडिल ईस्ट भी, सऊदी अरब और बाकी देश भी, कि उन्होंने अपने पूरे अंपायर, इतने सारा पैसा, इन सब की कमान, इन सब की सिक्योरिटी जिस यूएस को दी थी, वही अब डर के भाग रहा है। जिस तरह की एम्बेसी बंद कर रहे हैं, तो उनको भी सोचना पड़ेगा कि अपनी सुरक्षा तो खुद अपने हाथों करनी है। भाई मैं तो ये बात पहले कह चुका कि आज ऑफेंडर डिफेंडर बन रहा है। जो हर जगह ऑफेंस करता था आज वो अपने डिफेंस में लगा हुआ है। और आप ये समझिए कि वो आया तो था इन लोगों के डिफेंस के लिए। भाई वो तो ये कहता था आपका ये गल्फ मतलब जो कंट्रीज हैं इन सबकी प्रोटेक्शन का जिम्मेदार मैं हूं। आज आप ये समझिए वो अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहा तो इनकी कहां प्रोटेक्शन करेगा। बस सिर्फ उसके लिए अब ऐसा लगता है कि उसके लिए सिर्फ एक ही बस चीज जरूरी रह गई, और वो है प्रोटेक्शन ऑफ इजराइल। और ये अब वहां के सारी कंट्रीज के जितनी भी पब्लिक है उनको ये एहसास हो गया कि अमेरिका किसी का साथ नहीं देगा। अमेरिका सिर्फ जो है अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, और इजराइल को उसने यहाँ पे इसलिए बिठा रखा है ताकि वो अपने मकसद पूरे कर सके, अपनी पॉलिसीज को यहाँ पे लागू कर सके। अब आप देखिए मतलब सीरिया था, भाई ठीक है आपने रिजीम चेंज करी थी, उसको डिवाइड तो ना करते, आज वो कितने हिस्सों में बढ़ गया। हर जगह वो जहां पर भी करते हैं उसका ऐसा हाल कर देते हैं कि वो कंट्री नहीं रहती है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। इन लोगों ने आप ये देखिए इंडिया कितना बड़ा इंडिया था, इंग्लैंड आया यहाँ पे इंपीरियलिज्म हुआ, फैलाया उन्होंने सब कुछ, मगर उसके बाद जाते हुए उन्होंने इंडिया को किस तरह से डिवाइड कर दिया कि इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान अलग कर दिया, बर्मा अलग कर दिया, श्रीलंका अलग कर दिया। कितना डिवाइड कर दिया। ऐसा नहीं तो हमारा तो अखंड भारत था। तो हम लोग, मगर दुनिया आप ये समझिए कि इतनी बार बेवकूफ बन रही है, इनकी इन पॉलिसीज को समझ नहीं रही, जो कि समझना चाहिए कि भैया हमारे लिए, हमारे फायदे के लिए क्या है। हम कब से यहाँ पे देखे, हम सोने की चिड़िया थे। हम क्यों थे सोने की चिड़िया? क्योंकि हमारे अंदर यूनिटी थी, हम लोग मिलके चल रहे थे, हर इकोनॉमी और सब चीजों के अंदर हम फ्लोरिश कर रहे थे। डिवाइड कर दिया हमें, आज हमें अभी भी लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज अभी भी हमें ये कह रहे हैं अगर जो हमारी अपनी इकोनॉमी इकट्ठी हो जाए, जितना अखंड भारत का था, अगर जो हम सारे जुड़ जाएं, जैसे यूरोप है, आज यूरोप क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो सारे यूनाइट करे हुए हैं। अगर जो हम इसी तरह से सोच के चलें कि भैया हम बजाय रिलीजन्स में बढ़ने के, अगर जो अपने एरिया में बढ़ जाएं कि हमारा ये एशिया हमारा है, तो हम सफिशिएंट है। क्योंकि एशिया तो सब में बड़ा कॉन्टिनेंट है। आप अगर जो एशिया के अंदर एशियंस ही इकट्ठे हो जाएं इसी हिसाब से इकट्ठे, तो कम से कम दुनिया की जो इतने हिस्सों में बटा हुआ है वो 4 या 5, जो 5 कॉन्टिनेंट है इनमें ही बढ़ जाएगा कि भाई एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट, एक अमेरिका कॉन्टिनेंट, एक आपका यूरोपियन, एक एशियन कॉन्टिनेंट। तो कम से कम लड़ाई तो कम होगी है जो छोटे छोटे आपका कंट्रीज के साथ। और देखिए आज तो कोई सही मायनों में अपनी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स के बारे में भी नहीं सोच पा रहा, क्योंकि लड़ाइयाँ इतनी हो रही हैं, उससे सारे इफेक्टेड हो रहे हैं। चाहे छोटा कंट्री है, छोटा कंट्री का तो बेचारे का बहुत ही बुरा हाल है, वो तो स्टैंड ही नहीं कर पाएगा। बताइए भूखा कौन मर रहा है? भूखा तो आम आदमी मर रहा है। आम आदमी की पॉलिसी सोचनी चाहिए वर्ल्ड को। जब हम जानवरों के बारे में सोचते हैं कि भैया ये नस्ल खत्म हो रही है या ये जानवर खत्म नहीं होने चाहिए, भले ही अब देखिए हमने तो शेरों को, जो शेर जंगल के अंदर सबको खाता है, हमने उसको भी खत्म होने से बचा लिया। चीता जो खत्म हो गया था उसको भी हम लोगों ने ला के दोबारा से। तो वर्ल्ड के अंदर भैया सबकी जगह होनी चाहिए, सब साथ में रहो, मिलके रहो, जब भी वर्ल्ड फ्लोरिश करेगा, जब ही सही रहेगा। और आज देखिए जो इन्वायरमेंट का खराबी हो गई, अब देखिए इतनी जो बारूद चल रहे हैं, इतनी जो आपका ये समझिए तेल स्प्लिट हो रहा है, क्या हो रहा है वर्ल्ड के अंदर? पॉल्यूशन हो रही है। इसको कंट्रोल करने के अंदर कई 100 साल लग जाएंगे। तो इसको तो बारे में सोचना चाहिए।
और ये बीच के कुछ वक्त में यहाँ से एशिया से भारत से बहुत लोगों ने दुबई में भी इन्वेस्ट किया था, तो अभी वहाँ के प्रॉपर्टी के हालात क्या थे? दूसरा हम ये भी जानेंगे कि अभी कुछ वक्त पहले सोने के भाव बढ़ रहे थे, लोग सोने में कमा रहे थे, अब उसके क्या हालात हैं, इसको भी थोड़ा सा समझा दीजिए। नहीं, एक्चुअली असल में देखिए, मैंने आपसे कहा था कि सब में बड़े यूएई के अंदर इन्वेस्टर कौन थे? हम ही लोग थे, इंडियंस थे। और इंडियंस, उसको आपका मिनी इंडिया भी कहा जाता था। बल्कि मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़ा बताऊं कि अभी ईरान ने जो दिमोना है आपका, जहाँ पे उनका न्यूक्लियर प्लांट था इजराइल वालों का, उसको भी मिनी इंडिया कहते थे। तो इसका मतलब हम इंडियंस तो सभी जगह बसे हुए हैं, तो इंडियंस की तो इम्पोर्टेंस हर जगह है। और अगर जो मतलब आप ये समझिए वर्ल्ड के अंदर कोई क्राइसिस आ जाएगा तो वो क्राइसिस हमारे लिए भी है और उनके लिए भी है। नुकसान उनको तो कंट्रीज को हो ही रहा है, मगर हमारे आदमी जो वहाँ पे गए हुए हैं वो डिस्प्लेस हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम आ रही है, तो फर्क तो पड़ेगा ऐसा। और इसके लिए हमारी जैसी पॉलिसीज होंगी, अच्छी पॉलिसीज होंगी, तो हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर उभरेंगे। मगर अगर जो हमारी वीक पॉलिसीज होंगी तो उसका सफ़र हम करना पड़ेगा, हमारे आदमी को भी करना पड़ेगा। अब आप ये देखिए, जितना इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने और जगहों पे कर रखा था, उस इन्वेस्टमेंट को तो नुकसान हमारा ही हो रहा है, तो हमें तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि भैया ये क्या हो रहा है। तो इस तरह से मैं तो ये समझता हूँ कि आपका यूएई वालों को, इन लोगों को देखिए, सब में बड़ी बात तो एक बात आप ये देखिए, सब में बड़ी वर्क फोर्स ही हम लोग हैं वहाँ पे। अब अगर जो है डिस्टर्ब हो गए तो हमारी जो वर्क फोर्स वहाँ पे लग रही है, जो हमारे बच्चे या हमारे यहाँ के आदमी काम कर रहे हैं, वो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बिजनेस, सारी जो चीज़ें हैं, फैक्ट्रीज वगैरह, वो सब डिस्टर्ब हो रही है। अब देखिए, मैं आपको एक छोटी सी मामूली सी बात बताऊं कि जो एमआरआई होती है, इसमें हीलियम यूज़ होती है। अब वो तकरीबन एक मशीन के अंदर मतलब आपका कुछ कहते हैं कि 2000 लीटर के आसपास, अब उसकी शॉर्टेज हो गई। तो अब आप ये समझिए, डायग्नोसिस जो है मेडिकल लाइन के अंदर, तो हर आदमी, बिल्कुल आप ये समझिए जैसे ईंटें खड़ी कर लेते हैं और आप एक ईंट गिराइए तो उससे सारी ईंटें गिरती हैं। तो बिल्कुल वो कंडीशन हो रही है कि अगर जो भैया हम नहीं सोच रहे कि इसके नुकसान कहाँ कहाँ होंगे, तो जब मामला बैठेगा, सेटल्ड होगा, जब पता चलेगा कि हम लोगों ने कितना नुकसान उठा लिया। और इसीलिए मतलब इस टाइम सबको मिलके, सारी कंट्रीज को मिलके इन सब चीज़ों की, क्योंकि देखिए आज आप ये समझिए कि हम ये नहीं कह सकते कि हम इंडियन है या पाकिस्तानी है, या अब तो कहा जाता है ग्लोबल विलेज, कि भैया पूरी दुनिया एक गांव है, हम सारे एक हैं, ऐसा तो सारों के बारे में सोचना चाहिए। तो ग्लोबल विलेज वाली जब सिचुएशन है वर्ल्ड के अंदर इस टाइम, क्योंकि देखिए हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और ये सब चीज़ें, अब आप हवाई जहाज को ही ले लीजिए, पहले कितना कम फ्यूल लग रहा था, ऐसा आज कितना फ्यूल लग रहा है। जितना फ्यूल फूक रहा है तो वो भी तो वर्ल्ड की पॉल्यूशन कर ही रहा है, ऐसा, क्योंकि डिफरेंट एंगलों से जाना पड़ रहा है, डिफरेंट वो इन सब चीज़ों के बाद अभी एक्चुअली आम आदमी तो बेचारा समझ ही नहीं पाएगा, मगर जो एक्चुअली इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी लड़ाई के चक्कर में लगे हुए हैं, वो भी इसकी असेसमेंट नहीं कर रहे, जिनको करना चाहिए, ताकि लोग बागों को बताएं, आम आदमी को, कि भैया हम किस मुसीबत में खड़े हैं, हमें कहाँ से निकल के आना है। क्योंकि ये देखिए जो वर्ल्ड पॉल्यूशन है, ये जो इतने आपका बारूद चल रहे हैं, फिर दूसरा देखिए अल्टीमेटली तो न्यूक्लियर वॉर का भी खतरा है। क्योंकि अब तो आप ये समझिए कि क्योंकि आपका अमेरिका जो है ये भी सोच कि उसने आपका जापान पे क्या करा था, जब उसने देखा कि मैं वीक पड़ गया पर्ल हार्बर के अटैक पे, उसने अटैक कर दिया, न्यूक्लियर अटैक कर दिया। तो वो जो दूसरों के यहाँ न्यूक्लियर रोकने की सोच रहा है, सब में पहला न्यूक्लियर अटैक तो वर्ल्ड में उसी ने कर रखा है, और अब भी चांसेस है कि वो शायद कर दे ऐसा। तो ये हम जा तो उधर ही की तरफ हैं, इसको तो हमें कंट्रोल करना चाहिए। और ये एक्चुअली किसी एक कंट्री का नहीं है, ये सारे वर्ल्ड को मिलके सोचना चाहिए। क्योंकि आप ये समझिए, न्यूक्लियर वॉर किसी कंट्री की वॉर नहीं होती, उसके इफेक्ट्स जो होते हैं वो दूसरी कंट्रीज तक जाते हैं। अगर जो फर्ज कर लीजिए एशिया के अंदर कोई इस टाइप का काम हो जाता है, तो उससे खाली ईरान ही नहीं, जितनी भी आसपास की कंट्रीज है, सब में तबाही मचेगी, सब खराब होंगे। और फिर जैसे कि आपका न्यूक्लियर उसके रेडिएशन की वजह से आप ये समझिए वो इलाका तो तकरीबन 40-50 साल यूजलेस ही हो जाता है। और आज वो न्यूक्लियर भी नहीं रहे,
जो छोटे थे, जो हिरोशिमा ना, आज तो ये कहते हैं कि इतने बड़े बड़े न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं कि वो पता नहीं कितनी तबाही मचाएंगे। तो सोचिए यार, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्यों नहीं हम इन चीजों को सोच रहे, क्यों नहीं हम वर्ल्ड यूनाइट कर रहा है। और इसको नहीं सोचेंगे तो भैया देखिए, सबके सभी मतलब इसके अंदर इन्वॉल्व है और सभी के सबको नुकसान होगा, चाहे भले ही उसमें अमेरिका भी हो। अमेरिका के आदमी भी अब तो कहने लगे कि भैया ये क्या हो रहा है, ये पागलपन की लड़ाई हो रही है जो हमारे ऊपर थोपी गई है। बल्कि बहुत से अमेरिकन तो ये कह रहे हैं भैया पैसा हम कमा रहे हैं, लड़ाई वहां हो रही है। क्या हो रहा है, कहाँ फंसा दिया ऐसा। अब तो बल्कि सही मायनों में अमेरिकन प्रेसिडेंट्स भी जितने भी डिसीजंस हैं, उन सब डिसीजंस के ऊपर मेरा ख्याल है वर्ल्ड को सोचना चाहिए कि क्या क्या करा है इन लोगों ने अभी तक, ऐसा क्यों हमने इनको इतना बड़ा पावरफुल बना रखा है। और वैसे तो मेरा ख्याल है आपका ये समझिए उनकी तरफ से अब हटेगा तो 100%, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी फेल हो गई, वो किसी को आपका प्रोटेक्शन नहीं दे पाए, आज वो खुद दूसरों से प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। ये एक झूठी बात है, क्योंकि मीडिया बस एक उनके पास अब रह गया। अगर जो मीडिया भी उनके हाथ से सही से निकल गया तो मेरा ख्याल है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाई जी, अभी आप युद्ध को देख ही रहे हैं बराबर। आपका क्या आखिरी सवाल है कि आपका क्या अंदाजा है कि ये युद्ध अब कहीं खत्म होने की कगार पर है, कोई बीच का रास्ता निकल रहा है, या फिर अभी लंबा चलने की उम्मीद दिख रही है? भैया देखिए, क्योंकि जैसे हमने तो अपने टाइम में देखा है कि हमने देखा है कि भैया इंग्लैंड था, उसके कहीं पे सूरज ही नहीं डूबता था, हर जगह वर्ल्ड में कहीं ना कहीं उसकी मुल्क थे और वो सूरज, उसके बाद हल्के हल्के वो ख़त्म हो गया इंग्लैंड। अब आप ये समझिए कि दो कंट्रीज बनी थी, रशिया और अमेरिका, इन दोनों में बड़ी ज़बरदस्त राइवलरीज चल रही थी। मगर क्योंकि रोनाल्ड रीगन के ज़माने में उन्होंने रशिया को और गोर्बाचोव के साथ वो समझौते करके उनको डिवाइड कर दिया, CIS स्टेट्स कट गई उनकी। तो ये हुआ कि भैया वर्ल्ड के अंदर जो है, अब आप ये समझिए एक ही आदमी रह गया और वो यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया, क्योंकि रशिया वीक पड़ गया। मगर अब वो यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर वो कहा ना कि आपका जैसे कहावत है बड़ी इंटरेस्टिंग, ऐसा वो पुरानी कहावत है ना कि आपका वो क्या कहते हैं उसको, जैसे कि आपका कि भैया अगर जो मतलब किंग खराब होगा तो उस मुल्क का हाल तो बुरा होना ही है। तो वर्ल्ड का जो यूनिपोलर लीडर है, जब वही खराब हो गया तो वर्ल्ड का बुरा हाल तो होना है। अब अगर जो वर्ल्ड अपने आप को बचाना चाहता है तो कम से कम उस यूनिपोलर लीडर से बचना होगा, और उसके लिए सबको साथ मिलके चलना। और कोई भी दुनिया में ऐसा तो होता नहीं भैया कि अगर जो ये सोचे कि भैया मेरे को कोई ख़त्म ही नहीं कर सकता। ख़त्म तो होते हैं, देखिए इंग्लैंड ख़त्म हो गया, फिर वो रशिया अमेरिका के अंदर वो ख़त्म हो गया, अब की बार इसी का नंबर है अमेरिका का। अगर जो नहीं इनकी पॉलिसी सही होंगी तो 100% मेरे हिसाब से तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अब अमेरिका इतिहास के पन्नों के आखिरी उनमें पन्नों पे रह गया है। मुझे नहीं लगता कि अब अमेरिका यहाँ से कुछ सही चलेगा। जैसे हम रशिया को देखते थे वो वाली कंडीशन की तरफ अमेरिका चला गया। चलिए देखिए, अभी तो युद्ध चल रहा है, अभी कितने वक्त और चलेगा, क्या फैसला होगा, जो भी होगा आपको द स्वतंत्र पर बताया जाएगा। भाई जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त हमारे लिए निकाला। तो इसी तरह की चर्चाएं जो आपसे ताल्लुक़ रखती हैं, आपके फ़ायदे के लिए, स्वतंत्र पर बराबर आप देखते रहेंगे। तो अपने दोस्त हैदराबाद नफ़ी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।